अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी आने की ना उम्मीद है, ना कोई चांस नज़र आता है कि बेहतरी आएगी। जिस हिसाब से डॉलर भाग रहा है, दौड़ रहा है, छलांगे मार रहा है, तो 350 तक पहुंचने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। इस वक्त 312 का डॉलर बिक रहा है ओपन मार्केट में पाकिस्तान में, और यह है कि हर गुजरते दिन के साथ बड़ी तेज़ी से रुपया इस वक्त गिर रहा है। श्रीलंका जो कि ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट हो गया था, उसका आईएमएफ से एग्रीमेंट हो गया है। श्रीलंका का रुपया भी पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान वन ऑफ द मतलब सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ द वर्ल्ड हो गई है, और उसके असरात इतने गहरे हो रहे हैं पाकिस्तान की सोसाइटी पे, महंगाई के हवाले से, इनकम के हवाले से। मतलब देखें, आजकल का ज़माना बड़ा ग्लोबल विलेज है ना, तो इंटरनेशनलाइज चीज़ें हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें अब जैसे भारत है, भारत में आत्मनिर्भर भारत है, भारत में आम आदमी की 90% 95% प्रोडक्ट्स भारत में ही बनती हैं, और वो भारत में भी बनती हैं तो उसका रॉ मटेरियल, उसका सारा हिसाब किताब भी भारत का ही होता है। जबकि पाकिस्तान में एक तो कुछ बनता नहीं है, और जो बनता भी है उसका सारे पार्ट्स और सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। एक मिसाल है कि भारत इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी बना रहा है कि पेट्रोल गाड़ियों की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रहने वाली। भारत में आप यकीन माने, अगले साल से मर्सिडीज गाड़ियां पेट्रोल वाली पानी के भाव में बिकेंगी, और भारत ये गाड़ियां जो बना रहा है वो भारत में बन रही हैं। जबकि पाकिस्तान का तो पूरे का पूरा सुजुकी, टोयोटा जो भी है वो जापान से आ रहा है। तो पाकिस्तान में फिर हर चीज़ डॉलर के हिसाब से चलती है। तो जो डॉलर आज से एक साल पहले 220 रुपये का था, 230 रुपये का था, आज 100 रुपये का फ़र्क आ गया है। तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ है जो 220 रुपये की थी वो 310 रुपये की, 312 की हो गई ना आज। ये तो नॉर्मल खाली वो है। इसके बाद पेट्रोल का भाव, फिर पाकिस्तान में इंसर्जेंसी, फिर ये कोविड, वो रशिया यूक्रेन वार के हवाले से ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स और पेट्रोल और इन चीज़ों की, गैस और इन चीज़ों के भाव बढ़ने से, और इन्फ्लेशन, तो आम आदमी की ज़िंदगी हो गई है हराम। आईएमएफ से पाकिस्तान की डील हो नहीं रही। 9 जून को पाकिस्तान का बजट पेश किया जाएगा, और पाकिस्तान को आईएमएफ से एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है 9 जून से पहले साइन करना है। पाकिस्तान इस वक्त आखिरी घोड़े दौड़ा रहा है। एक तरफ तो बदमाशी भी कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि हम अब कोई शर्त नहीं मानेंगे, आईएमएफ की मदद के बगैर हम पेमेंट कर लेंगे, और हमारा इकोनॉमिक प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त चलेगा, और हमने प्लान तैयार कर लिया है कि बगैर आईएमएफ की मदद के हम कैसे आगे बढ़ेंगे, और हम अब आईएमएफ का मुकाबला करेंगे। एक तरफ ये बयान दिया जाता है, दूसरी तरफ से फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं उनके ज़रिए ये बयान दिया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, हम आईएमएफ की हर शर्त मानेंगे, ये है वो है। शर्त कैसे मानेंगे? पहले तो आईएमएफ कह रहा है कि $6 बिलियन की बाहर से मदद ला के दिखाओ, कर्जा। 3 बिलियन हो गया, 3 नहीं मिल रहा। सिचुएशन ये है कि लास्ट ईयर जुलाई से इस साल अप्रैल तक पाकिस्तान ने $15.4 बिलियन का कर्जा एक्स्ट्रा लिया है। मजे की बात यह है कि अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो कर्जों की किस्त भरनी होती है ना, वो नहीं भर पा रहा, तो क्या करता है कि किस्त देता है। एक मिसाल है, चाइना का $500 मिलियन किस्त है किसी बैंक का, उसको $500 मिलियन देता है,
और अगले दिन $500 मिलियन की लोन ले लेते नहीं। तो इस तरह पाकिस्तान ने लास्ट ईयर जुलाई से इस साल अप्रैल तक $15.4 बिलियन के कर्जे वापस किए और उन्हीं से वापस लोन ले लिए। ये इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के टोटल कर्जे की सिचुएशन ये है। अजीज दोस्तों, मैं आपके सामने इसके फिगर्स रखूं ना, तो पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्जा है ना, उसमें से 29.2 दुनिया के मुख्तलिफ प्राइवेट बॉडीज़, जिसमें प्राइवेट बैंक्स हैं, दुबई इंटरनेशनल बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनसे लिए हैं। 19.2% कर्जा पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्जा है उसका 19.2% कर्जा चाइना का कर्जा है। 22.3 कर्जा अमेरिकन बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF का है। 22.3 बिलियन डॉलर, ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज है एक कंट्री के कर्जे का, यानी अमेरिका का। चाइना का है 19.2, अमेरिका के वर्ल्ड बैंक और IMF का 22.3, जबकि बाकी सब मिला के सऊदी अरब से, दुबई से, मलेशिया से, इन सब से मिला के 29.3%। अब आप खुद देखें अजीज़ दोस्तों कि ये क्या करते हैं कि कर्जा लेते, लोन भरते हैं किस्त, अगले दिन वापस कर्जा ले लेते हैं। इस तरह ये मामलात को आगे चला रहे हैं। इनके पास चलाने का कोई प्लान नहीं है, जहाँ से मिल जाए ले लो। अब जैसे तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन IMF के हवाले से ये है कि अब IMF 9 जून को बजट पाकिस्तान को पेश करना है। इससे पहले अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं साइन होता IMF के साथ, तो फिर पाकिस्तान का ये 9th रिव्यू है ना, ये फेल होगा। और फेल होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को IMF के साथ 10th और 11th रिव्यू के लिए मुश्किलात होंगी। और दूसरा रास्ता इसका ये है कि 9th रिव्यू को अटैच करके 10th रिव्यू के साथ 9th और 10th एक साथ मिला दिया जाए और 10th रिव्यू शुरू किया जाए। अजीज़ दोस्तों, IMF की जो पाकिस्तान के साथ जो मसले हैं, जो IMF को खदशे हैं, जो डर है IMF को, वो पाकिस्तान की तरफ से ये है कि एक तो सर्कुलर डेट hundreds of billions of रुपीस बढ़ रहा है, hundreds of billions के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है, बजाय इसके कि घट हो। और सर्कुलर डेट जब तक कंट्रोल में नहीं आता, मतलब आपका जब सर्कुलर डेट 2.5 ट्रिलियन रुपया हो तो डेट्स ह्यूज। तो IMF को ये एक तो मसला है कि, और दूसरा जो फ्रीबीज हैं भारत में, आपको पता है कि इलेक्शंस में आजकल ओपोजिशन के पास कोई बीजेपी को हराने के लिए रास्ता नहीं है, तो फ्रीबीज दी जाती हैं कि हम आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, आपको महीने का 1000 रुपया एक लड़की को देंगे, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में ये फ्रीबीज एलिट को मिलती हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उनको सब्सिडीज दी जाती हैं। जितने सरकारी ऑफिसर्स हैं, जितने आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं, इन सबको फ्री पेट्रोल, फ्री की गाड़ियाँ। एक जज है, एक गाड़ी दो, बहुत हुआ तो 2 गाड़ियाँ, भाई काय को 2 गाड़ियाँ। फिर पेट्रोल, दोनों गाड़ियों का पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी के इतने यूनिट फ्री, गैस के इतना फ्री, इवन के जनरेटर का पेट्रोल तक फ्री। और ये सब एलिट को मिलता है। भाई यहाँ पे भी हम देखते हैं MP है, बहुत महंगा होता है, यहाँ का MP की भी सैलरी अच्छी खासी होती है, लेकिन ये फ्रीबीज वाला चक्कर नहीं होता। तो ये IMF है वो पाकिस्तान से इस हवाले से परेशान है। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, आगे दूसरे पार्ट, इस प्रोग्राम के दूसरे पार्ट की तरफ जाने से पहले आखिरी में आपको ये फाइनेंस के हवाले से चीज़ें बताऊं कि सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। सऊदी अरब के मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान
और उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। वो एग्रीमेंट कुछ यूं है कि सऊदी अरब में रोहिंग्या के मुसलमान बहुत सारे हैं, और वो उनका मैं ज़रा चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा कि 1985 की बात है। मैं सऊदी अरब में रियाद बैंक में जॉब करता था। तो मैं एक दिन रोज़ सुबह जब जाता था अपने काम पे, तो मैं गाड़ी घर से निकाल के, तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव थी मेरी बैंक जिस ब्रांच में मेरी पोस्टिंग थी, तो आधे घंटे की ड्राइव करके मैं जाता था। तो एक दिन मैं सुबह जा रहा था ना, तो 7:30 बजे थे, शायद 8 बजे ड्यूटी लगती थी। तो मुझे पुलिस ने रोका, बोला ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने चेक किया तो मेरा बटवा नहीं था मेरी जेब में। मैंने कहा बटवा तो मैं घर पे भूल गया हूँ भाई, उसमें लाइसेंस है। वो मुझे उठा कर उसने जेल में बंद कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास है लाइसेंस, मेरी अपनी गाड़ी है ये, और लाइसेंस घर पे भूल गया हूँ। वो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा वहाँ पे सुनते उनते नहीं थे कुछ। उठा के मुझे, मैं टाई वाई पहन के बैठा हुआ था, मुझे उन्होंने जाके जेल में बंद कर दिया, और तकरीबन 6 दिन मुझे बंद रखा। सुनते ही नहीं थे। आवाज़ लगाओ ना, सलाखों वाला दरवाज़ा था, आवाज़ लगाओ ना तो डंडा लेके आते थे, डंडे से मारते थे, बात ही नहीं सुनते थे। और वो जिस जगह मुझे बंद किया था वो एक हॉल था जिसमें तकरीबन 200 लोग थे, और ज़मीन पे जिसको जहाँ जगह मिली सो जाते थे। लंबा हॉल था, उसमें पाकिस्तानी थे, अफगानी थे और बर्मी थे, ये रोहिंग्या। 85 की बात है ये। तो खाना आता था, बड़े बड़े देग आते थे चावल के, फ्रूट के थैले आते थे, खाना अच्छा होता था। तो वो बर्मी लड़के जो थे ना, उनके बारे में पता चला कि ये कई महीनों से, कुछ लोग तो 2-2 साल से हैं इधर बंद, क्योंकि ये स्टेटलेस हैं, इनका पासपोर्ट बर्मा इशू नहीं कर रहा, तो ये स्टेटलेस हैं। तो सऊदी अरब इनको डिपोर्ट कहाँ करेगा। मेरा तो ये हुआ कि 6ठे दिन मेरी बैंक का मैनेजर मुझे ढूंढता ढांढता आ गया, और फिर उसको मैंने बताया, वो मुझे मिलने आया जब दरवाजे के पास, तो मैंने कहा ये सुनते ही नहीं है, मेरे को मार रहे थे। तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे घर की चाबी दो। मैंने चाबी दी, वो मेरे घर गया, मेरा बटवा लेके आया, उनको लाइसेंस दिखाया, तो मुझे उन्होंने छोड़ा। वो 6 दिन का तजर्बा था। मैं देखता था कि ये बर्मी लड़के जो इतने पुराने थे, ये क्या करते थे जब वो खाना रख के जाते थे ना पुलिस वाले, तो ये देगें उठा के हर आदमी के पास जाके खाना बांटते थे। तो मैं वहाँ पे दूसरे पाकिस्तानी थे, उन बर्मियों से भी बात होती थी, उनको अच्छी खासी उर्दू आ गई थी, तो बात होती थी। तो मैं इनसे पूछता था, तो वो यही बताते थे कि हमारा पासपोर्ट बर्मा की गवर्नमेंट एक्सपायर हो गया, रिन्यू नहीं कर रही। वो कह रही है नहीं, आप लोग बर्मा के नहीं हो। रोहिंग्या का आज का मसला नहीं है, बहुत पुराना है। बर्मा में मुसलमान रोहिंग्याओं को वहाँ की बुद्धिस्ट गवर्नमेंट एज ए सिटीजन एक्सेप्ट नहीं कर रही, हालांकि वो सदियों से वहाँ रह रहे हैं। ये बर्मी का हाल था। तो अभी जब मेरी नज़र से ये खबर गुजरी पिछले हफ्ते की कि पाकिस्तान ने साइन किया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि आप इन बर्मियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू करें, इन रोहिंग्यास को पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू करें और उनको एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न पाकिस्तान में लेके जाएं, और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिए। और उसके बदले कितना माल दिया है सऊदी अरब ने, ये अभी तक नहीं पता चला। तो ये एक डेवलपमेंट आपके सामने रखनी थी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रोहिंग्यास को एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न एक्सेप्ट कर लिया है। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको इमरान खान के हवाले से चीज़ें बताएं। देखिए, पहले तो मैं आपके सामने स्टोरी रखूंगा खदीजा शाह की। ये खदीजा शाह फैशन आइकन है, ज़ाहिर फैशन आइकन ही होगी, फौजी जनरल की ख़ानदान की है। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ये संख्या खा के मर गया था। 92 में मुहाजिरों पे इसने ऑपरेशन शुरू किया था। नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था। नवाज शरीफ और इन दोनों ने मिलकर कराची, हैदराबाद में मुहाजिरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। कुछ ही दिनों बाद ये मर गया। पोस्टमार्टम ने बताया कि इसको जहर दिया गया, लेकिन पता ये चला कि ये सेक्स की पावर बढ़ाने के लिए संख्या खाता था। वो ज़्यादा खा ली तो मर गया। उसका
दामाद है, उसकी बेटी का शौहर सलमान शाह जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा है पिछली सरकारों में, और उसकी बेटी है ये खदीजा शाह जो यूथनी है पीटीआई की। ये फैशन आइकन 9 मई को कोर कमांडर हाउस में मौजूद थी और इंस्टिगेट कर रही थी सबको वायोलेंस के लिए। ये इमरान खान और इसके हवारी अक्सर ये कहते हुए आपको मिलेंगे कि ये दरअसल आर्मी कोर कमांडर के उस पर हमला पीटीआई वालों ने नहीं किया। ये कोई कहता है शहबाज शरीफ के लोगों ने किया, कोई कहता है आर्मी वालों ने खुद किया है। आपको कई ऐसे जर्नलिस्ट, इमरान खान के यूट्यूबर ये बात कहते हुए मिलेंगे। ये खदीजा शाह की वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ पे इंस्टिगेट कर रही थी वायोलेंस, और आर्मी ने उन सबको पकड़ लिया है जो वहाँ पे वायोलेंस कर रहे थे, जो इंस्टिगेट कर रहे थे। सो कैमरे का ज़माना है भाई, आज तो हर आदमी के पास कैमरा है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है पूरी दुनिया में। वो सब पकड़े गए हैं। खदीजा शाह की कहानी मैं आपके सामने रखूं कि इसने पनाह ली जहांगीर तरीन के घर पे। जहांगीर तरीन वो आदमी है जिसने, जो वैसे तो पहले एक स्कूल में टीचर था या प्रोफेसर था या ऐसा ही कुछ था, फिर मुशर्रफ दौर में इसका दाव लग गया। आज शुगर किंग है पंजाब का, इसके अपने प्राइवेट जहाज हैं। पीएसएल की टीम है ना, मुल्तान सुल्तान, ये इसका मालिक है। शुगर मिलें इसकी सबसे ज़्यादा हैं। ये शुगर के भाव पाकिस्तान में अप डाउन करता है, और मतलब बिलियनर इन डॉलर्स, हिसाब नहीं इतना इसकी दौलत है। इमरान खान 2018 में इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं हासिल कर सका था, तो जहांगीर तरीन का मशहूर एक मीम भी काफ़ी इस पे बने थे कि जहांगीर तरीन अपने प्राइवेट जहाज़ में घूमता रहता था, और जहाँ एमपी है उसके गांव में गया, उसके शहर में गया, और लेके अपने किसी रिजॉर्ट पे रख दिया। और यूं ही इमरान खान के लिए इसने शिकार किया था एमपीएस और एमएनएस का। फिर इमरान खान की सरकार के पहले ही साल जहांगीर तरीन से इमरान खान की दोस्ती ख़त्म हो गई, झगड़ा हो गया। जहांगीर तरीन शराफत से साइड पे हो गया, उसने कोई बकवास नहीं की, इमरान खान के खिलाफ बात नहीं की, उसको ज़रूरत ही नहीं थी, बहुत पैसा था इसके पास, बड़ा माल बनाया था इसने, साइड पे हो गया। तो जहांगीर तरीन से कांटेक्ट किया सलमान शाह ने कि और उसके जो खदीजा शाह का जो ससुर है सरमद अमीन, इन दोनों ने जहांगीर तरीन से कांटेक्ट किया कि ये देखें आर्मी जनरल की नवासी है, आर्मी के ख़ानदान की है, ठीक है बच्ची से गलती हो गई है, आप इसको बचाएं। तो जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ से कांटेक्ट किया, और ये खदीजा शाह जहांगीर तरीन की बेटी के घर पे जाके छुप गई। और जहांगीर तरीन ने अपना एक सेक्रेटरी है ओन चौधरी इमरान खान के भी बहुत करीब रहा था। ओन चौधरी की जहांगीर तरीन ने ड्यूटी लगाई कि इसको हर हालत में बचाना है। तो इसके ससुर सरमद अमीन और शहबाज शरीफ के दोस्त थे। शहबाज शरीफ को भी बोला गया। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से कांटेक्ट किया कि बच्ची को माफ़ कर दें, गलती हो गई है। आर्मी चीफ ने कहा पहले तो वो सरेंडर करे, उसको हम गिरफ्तार तो करेंगे, क्योंकि कोर कमांडर के घर पे खड़े होकर इसने बदतमीजियाँ की हैं, गालम गलोच की है, उन लोगों को आग लगाने के लिए भड़काया है, तो हम छोड़ेंगे तो नहीं। फिर चौधरी शुजात हुसैन के पास गए, उसको कहा कि आप कुछ करें। चौधरी शुजात ने भी बहुत कोशिश की, मामला सेट नहीं हुआ। खदीजा शाह जहांगीर तरीन के बेटी के घर पे थी, तो उसको पता लगा कि इनको पुलिस वालों को पता लग गया है, तो वो वहाँ से भाग के पीटीआई का वकील है ख्वाजा तारिक रहीम, उसके घर पे जाके छुप गई। वहाँ छुप गई, पुलिस को वहाँ का भी पता लग गया। ख्वाजा तारिक के घर के पास पुलिस रेकी लगा के बैठी थी, तो वहाँ से एक गाड़ी निकली। पुलिस ने उस गाड़ी को रोका, तो उसमें से खदीजा शाह का बाप एक्स फाइनेंस मिनिस्टर सलमान शाह और ससुर सरमद अमीन निकले। पुलिस ने उनको पकड़ लिया और पुलिस ने इनको लेके जेल में ले गई और उनसे कहा कि खदीजा शाह को पेश कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
और सरमद अमीन को धमकी दी, जो खदीजा शाह का ससुर था, कि तुम्हारे बेटे जहांजेब अमीन को हम गिरफ्तार करके लंबा केस डाल के जेल में डाल देंगे। एक इसी दौरान फिर नजम सेठी की एंट्री होती है, जो कि इस वक्त पीसीबी का चेयरमैन है। नजम सेठी को कहा गया कि आप भी प्लीज़ कुछ करें। नजम सेठी ने आर्मी से कांटेक्ट किया, आर्मी चीफ से, और उनसे कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि आप, तो नजम सेठी से आर्मी की हायर बॉडी ने कहा कि देखें, हम सिर्फ इतना वादा कर सकते हैं कि खदीजा शाह गिरफ्तार होगी तो उसके साथ हम कोई गलत सलूक नहीं करेंगे, यानी रेप और ये सब चीज़ें इस वक्त हो रहा है, ये सब वो नहीं करेंगे, उसको बोलो गिरफ्तारी दे दे। तो फिर उसने गिरफ्तारी दी और उसको अब 7 दिन के रिमांड पे भेजा है और वो इस वक्त जेल में है। असद उमर, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई, को बहुत समझाया गया अंदर, बहुत इसके कि तो वो भी, असद उमर भी जनरल उमर का बेटा है। जनरल उमर ढाका में 1970 में बंगालियों के रेप और जेनोसाइड में टॉप पे था, टॉप के 2-3 जो जनरल थे उसमें था। और बाद में जो पाकिस्तान में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी थी, उसमें यह रेकमेंड किया गया था कि जनरल उमर का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उसका बेटा है ये असद उमर। असद उमर को बहुत समझाया और आखिर उसको छोड़ा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे इस शर्त पे। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने कहा कि मैं पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी से भी रिज़ाइन कर रहा हूँ, कोर कमेटी से भी रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल साइड पे होकर बैठ रहा हूँ, अभी मैं पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो रहा हूँ। फवाद चौधरी ने भी पीटीआई छोड़ दी है। फवाद चौधरी का ये रिकॉर्ड होगा शायद पाकिस्तान का, उसने बहुत सारी पार्टियां छोड़ी हैं, ये पीपल्स पार्टी में भी रहा है, ये सब में रहा है। तो और इसका छोड़ना बनता था। हम तो शुरू से कहते आए हैं कि फवाद चौधरी जैसे लोटे तो सबसे पहले छलांग मारते हैं, तो फवाद चौधरी ने भी पार्टी छोड़ दी है। शिरीन मज़ारी के बारे में यह है कि वो ना छोड़ती, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। शिरीन मज़ारी को एक छोटे से कमरे में रखा गया जहाँ पे कोई चादर तक नहीं थी, कोई तकिया तक नहीं था, पंखा नहीं था, सीमेंट की ज़मीन थी और कुछ भी नहीं था कमरे में। वो खड़ी रही, बैठ भी नहीं रही थी। खड़े इसके पाँव में सूज गए तो उसने कुर्सी मांगी तो इसको एक टूटी हुई कुर्सी दी, जिस पे वो बैठी तो गिर गई, कुर्सी टूट गई। अजीज़ दोस्तों, पीटीआई वालों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये लोग के ज़माने में भी ओपोजिशन के साथ इससे बुरा सलूक हुआ है। ये इस वक्त जो होम मिनिस्टर है ना, राना सनाउल्लाह, इसके ऊपर इमरान खान ने 15 किलो हीरोइन गाड़ी में रखवा के केस बनाया था और इसको बंद किया था, राना सनाउल्लाह को। और ये साबित हो गया था कि ये हीरोइन ज़बरदस्ती रखवाई गई थी, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। और इसके साथ जेल में वो सलूक होता था कि इसको कई बीमारियां हैं, इसको दवाइयां तक नहीं लेने दी जाती थी, इसके ऊपर टॉर्चर होते थे। जो इस वक्त होम मिनिस्टर है, ये कहते हैं ना इमरान खान के ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, हमारे साथ हो रहा है, सबके साथ हुआ है और तुम लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा। अभी मुहाजिरों के साथ और नॉन पंजाबीज, बलोचों के साथ, सिंधियों के साथ तो जो हुआ है वो इनके साथ तो क्या किसी और पंजाबी के साथ भी नहीं हुआ। मुशर्रफ पीरियड में नवाज शरीफ की पार्टी भी पंजाबियों की पार्टी थी, बहुत बुरा सलूक हुआ। ये जो करंट होम मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, इसकी भवें मूंद दी थी मुशर्रफ ने, भवें, मूछें, और इसके मुंह पे रोज पुलिस वाले पेशाब करते थे। करंट होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह के ऊपर फोटो मौजूद है गूगल पे। वो सलूक किए हैं औरतों के साथ और मर्दों के साथ। इमरान खान, तुमको सब पता है, बच्चे नहीं हो तुमको सब पता है कि ये हिस्ट्री रही है इस आर्मी की। और जो सिंधियों के साथ, बलोचों के साथ, पख्तूनों के साथ और मुहाजिरों के साथ हुआ है ना,
और आज भी हो रहा है, उसका तो कुछ भी नहीं है तुम लोगों के साथ हुआ है, फिर भी हम कंडेम करते हैं कि ये गलत है। तुम लोगों ने नहीं किया कंडेम, तुम लोग हंसते थे। राना सनाउल्लाह की बीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि देखो मेरे शौहर को वो नहीं ले जाने दे रहे, तो तुम लोग हंसते थे, फपकियां मारते थे इन लोगों के ऊपर। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब हॉस्पिटल जाने की बात करते थे जेल में से, तो तुम लोग कहते थे ओहो बीमारियां लग गई तुम लोगों को, अभी तो पहले तो हट्टे कट्टे थे, आज ये सब बीमार हैं, आज ये सब और झूठे बीमार हैं। देखो इमरान खान आजकल रोज दुड़के लगा रहा है, दौड़ियां मार रहा है, इधर भाग रहा है, इधर जा रहा है, कोई व्हीलचेयर नहीं। जिस दिन 9 मई को ये गिरफ्तार हुआ उस दिन तक वो व्हीलचेयर से उठ ही नहीं रहा था, प्लास्टर इसका उतर ही नहीं रहा था। लास्ट ईयर से 6 महीने से प्लास्टर लगा हुआ था, नहीं उतर रहा था। ये तो मेहरबानी है रेंजर्स वालों ने इसकी टांग का इलाज करा दिया 1 घंटे में। अब देखो, अब कोई हॉस्पिटल याद नहीं आ रही, अभी गिरफ्तार करें अभी ये हॉस्पिटल के रास्ते पकड़ेगा। सारे पीटीआई वाले हॉस्पिटलों के रास्ते ये उस वक्त हंसते थे कि देखो आसिफ जरदारी बीमार हो जाता है जब भी इसको गिरफ्तार करो। तो हमें अफसोस इस बात का है, शिरीन मजारी हमेशा हंसती थी। आपको मैं मजे की बात बताऊं कि जब जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी की खबर आई ना, तो शिरीन मजारी ने उस रात पार्टी रखी थी जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के ऊपर, खुशखबरी में। ये है वो पीटीआई वाले, इसलिए हमें इनका अफसोस नहीं होता। ये खदीजा शाह, इसका हम अफसोस करें। 2% का इसका नाना, इसका खानदान, अरबों रुपया इनके पास आया कहां से? इसी मुल्क को लूट के। तुम्हारे खानदान वालों ने खदीजा शाह हमारे गरीब मुहाजिरों को, सिंधियों को, बलोचों का कत्लेआम किया है, टॉर्चर किया है, हमारी बहू बेटियों के ऊपर क्या कुछ नहीं किया। तो इसलिए हमें तुम लोगों का अफसोस नहीं, लेकिन स्टिल हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का अब वो करें। और इमरान खान के लाड उठाना, अभी भी आप इमरान खान के लाड उठा रहे हैं, बंद करें साले को, बंद करें इसको, उल्टा लटका के इसकी पिटाई करें। फसाद की जड़ है ये। मतलब इस्लाम को इसने मिसयूज किया है, इसने रिलीजन एक्सट्रीमिज्म को हद से ज्यादा आगे बढ़ाया है। इंडिया और हिंदू दुश्मनी इसने यहां पे फैलाई है। इसको सजा दें, इसके लाड आज भी उठाए जा रहे हैं। बंद करें साले को और इसकी बीवी को, हर्राफा को। ये कहता है अपने साथियों को कि आप लोग छुप जाएं, गिरफ्तारी ना दें। ये अहमद अजहर ट्वीटें कर रहा है कि मेरे बाप को, बूढ़े बाप को नहीं छोड़ा जा रहा, मेरी 3 बहनें हैं, मैं उनका इकलौता भाई हूं, मेरे बाप को धमकियां दे गए कि 3 बहनों को उठा के ले जाएंगे। ये देखें अभी मेरे घर पे छापा मारा है, मेरी बहनों के घर पे छापा मारा है। तो बुजदिल आदमी गिरफ्तारी दे दे, तेरी वजह से हो रहा है ना सब, गिरफ्तारी दे दे। 4 साल मजे से हलवे मांडे लूटे हैं तुमने, जंग की थी। तो आज तुम लोगों जैसा बुजदिल आदमी कौन है जो खुद तो छुप गया है, अपनी बहनों को ढाल बना के रखा है। गिरफ्तारी दो तो तुम्हारी बहन को कोई कुछ भी नहीं करेगा। ये है इनका हाल। इमरान खान कह रहा है छुप जाओ। अल्ताफ भाई भी यही कहते थे जब ऑपरेशन हुआ था, तो ये हंसते थे। जो हुआ है ना बलोचों के साथ, सिंधियों के साथ, मुहाजिरों के साथ, वो इमरान खान आज फेस कर रहा है। आज भी ये कह रहा है कि हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, बजाय इसके ये कहो कि ये हुआ है। जब भी हम तुम्हारी तरफदारी नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अजीज दोस्तों।